हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के सदिश रूप को। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कूलॉम बल का सदिश रूप क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में तो कूलॉम्स लॉ को समझ लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कूलॉम्स लॉ के सदिश रूप को, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये आपका पहला आवेश है और ये आपका दूसरा आवेश है। इनके बीच की दूरी आपको दे दी जाएगी। जैसे ही आपको दूरी मिल जाएगी, हम इस पर लगने वाले बल को ज्ञात कर लेंगे और हमारा आवेश आकर्षण का है अथवा प्रतिकर्षण का है, इसके आधार पर हम बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले ये तरीका है कि बल का परिमाण ज्ञात करो। बल का परिमाण क्या है? तरीका तरीका है कि बल का परिमाण ज्ञात करो। बल का परिमाण F इक्वल टू हमने पढ़ा था के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यदि Q1 Q2 समान प्रकृति के हुए तो प्रतिकर्षण होगा और यदि Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के हुए तो आकर्षण होगा। मतलब यदि हमारा आवेश Q1 Q2 समान प्रकृति के हुआ तब तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति का हुआ तब आकर्षण होगा। इसके आधार पर हम दिशा की गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक निर्देश तंत्र को लेंगे। ये है हमारा निर्देश तंत्र। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। मान लेते हैं कि ये जो हमारा आवेश है ये समान प्रकृति का है, और जब समान प्रकृति का होगा तो इनके बीच क्या लगेगा? इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा। जब ये इस पे बल लगाएगा तो ये इधर जाएगा और हम इसको F/2 बिकॉज ऑफ 1 बोलेंगे। मतलब ये दूसरे के ऊपर पहले के कारण लगने वाला बल है। दूसरे के ऊपर पहले के कारण लगने वाला बल है, हम इसको F/2 बिकॉज ऑफ 1 बोलेंगे। ये हमारा इस इधर बल लगाएगा
तो हम इसको F(1) बिकॉज ऑफ 2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले के ऊपर दूसरे के कारण लगने वाला बल है। F(1) बिकॉज ऑफ 2। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारा आवेश है ये कहाँ पे रखा गया है, तो आप इसका जवाब हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष देंगे। हमेशा आप इसका जवाब मूल बिंदु के सापेक्ष देंगे कि भैया हमारा ये आवेश मूल बिंदु से यहाँ पे रखा गया है, ये है मूल बिंदु। That is R1। That is R1 वेक्टर। ये कहलाता है मूल बिंदु Q1 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो हमेशा वो मूल बिंदु से खींचा जाएगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि हमारा Q2 आवेश जो है वो कहाँ पे रखा गया है, तब भी आप कहेंगे कि मूल बिंदु से हमारा Q2 आवेश यहाँ पे रखा गया है। That is, ये कहलाएगा Q2 का स्थिति सदिश। That is पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। लेकिन हमें तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए। ये जो दूरी है वो दो सदिशों के रूप में लिखी जा सकती है। ये जो दूरी है वो दो सदिशों के रूप में लिखी जा सकती है। तो देखें, इसका जो हेड है, इस सदिश का हेड दूसरे की तरफ है और टेल पहले की तरफ है, इसलिए ये हमारा होगा वेक्टर R21। इस सदिश का जो हेड है वो है दूसरे की तरफ और टेल है जो पहले की तरफ है, इसलिए इसको हम लिखेंगे वेक्टर R21। क्योंकि हेड है हमारा दूसरे की तरफ और टेल है हमारा पहले की तरफ। ऐसे ही ठीक हमारा जो ये सदिश है उसका हेड है पहले की तरफ और टेल है हमारा दूसरे की तरफ, तो ये हो जाएगा वेक्टर R12। इनके बीच की दूरी होगी वेक्टर R12 और इस सदिश के बीच की दूरी होगी वेक्टर R21। तो अब हम लिख सकते हैं कि Q1 के कारण जो Q2 पर लगने वाला बल है, Q1 के कारण Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल यानी कि F21 की बात हो रही है। F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान मॉड R21 का स्क्वायर। ये तो हुआ परिमाण। अब हमको दिशा निकालनी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि यदि समान प्रकृति के होंगे और इनके बीच प्रतिकर्षण लग रहा है उसके बाद से हमको इनकी दिशा चेक करनी है। पहले बल का परिमाण निकालना है, उसके बाद दिशा चेक करनी है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बल इसकी दिशा के संगत है और ये बल इसकी दिशा के संगत है, क्योंकि जिधर बल लग रहा है उसी साइड में, उसी दिशा में हमारा वेक्टर R21 है और दूसरी तरफ जो बल लग रहा है उसकी दिशा में हमारा वेक्टर R12 है।
तो जो इसका दिशा होगा F21 का दिशा कौन सा है? F21 का दिशा वेक्टर R21 है। आर कैप 21 दिशा को हमेशा हम एकांक सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो हमारा लिख सकते हैं वेक्टर R21 क्या है? वेक्टर R21 है हमारा यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अब हम निकालेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी कि बात हो रही है F12 की, और जब F12 का बात होगा तो हम सबसे पहले परिमाण को लिखेंगे Q1 Q2 अपान मॉड R12 का वेक्टर R12 का स्क्वायर। और ये तो हुआ इसका परिमाण। अब जब हम इसकी दिशा की बात करेंगे तो F12 का दिशा है वेक्टर R12, तो हम इसको कैप फॉर्म वेक्टर फॉर्म में नहीं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे आर कैप 12। ये भी है इसका परिमाण और ये है दिशा। अब हमारा जो R21 है, R21 इक्वल टू होता है हमारा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, एंड जो वेक्टर R12 है इक्वल टू होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब वेक्टर R12 का परिमाण और वेक्टर R21 का जो परिमाण है, जो वेक्टर R12 का मॉड और वेक्टर R21 का मॉड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस सदिश की लंबाई और इस सदिश की लंबाई बराबर है। तो हम लिखेंगे वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R21। जब इनका मॉड बराबर है तो इन पे लगने वाला जो बल है वो भी बराबर होगा, यानी कि F वेक्टर 12 इक्वल टू F वेक्टर 21। ये बात हुई परिमाण की। अभी हमने सिर्फ परिमाण की बात की है, दिशा की बात नहीं की है। जब हम दिशा की बात करेंगे तो साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इनकी दिशा उल्टी है, इनकी दिशा विपरीत है। क्यों? क्योंकि इस सदिश का दिशा इस सदिश के विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं कि आर कैप 12 इक्वल टू माइनस का आर कैप 21। क्यों माइनस का R21 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस सदिश की दिशा इस सदिश के विपरीत है। जब इसकी दिशा विपरीत है तब इस पे लगने वाला जो बल होगा वो भी विपरीत होगा। F12 माइनस F21। ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इससे ये बात पता चलती है कि जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो परिमाण में बराबर होता है, परंतु दिशा में विपरीत होता है। इन पे जो लगने वाला बल है ये परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है।
जो हमारा कूलॉम्स लॉ है ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो हम लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स बल का सदिश निरूपण। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।